बहुत ही बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं मार्क्स आ रहे? क्योंकि समझ ही नहीं रहा, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझ ही नहीं रहा, डायरेक्ट तुक्के मार रहे। 4 ऑप्शन दे रहे, उसमें से तुक्के मार रहे। अब इन तीनों में से कोई एक तो करेक्ट होगी ना, का मार्जिन ऑफ एरर ग्रेजुअली कम हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस में दिक्कत आ रही है कि भाई मैं कैसे कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन इन तीनों चीज़ों को मिला के एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूँ। साथ ही साथ राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जब मुझे वर्ड सुनाई देते हैं तब मेरा माइंड फिगर आउट नहीं कर पाता कि भाई ये चीज़ कहना क्या चाह रही है। अगर आपको कुछ ऐसी तकलीफ है तो वेलकम टू दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और आज हम कुछ इसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं और देखने वाले कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं और कौन से मॉड्यूल्स करके जाना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो मेरे सामने एक टेबल आई हुई है, जैसे आप देख सकते हो, जहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं, जैसे रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीड अलाउड और रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसके अगर आप मार्क्स पे टोटल ध्यान दो तो सबसे ज़्यादा मार्क्स ये 4 मॉड्यूल्स कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे। तो एक एक करके इन्हीं मॉड्यूल को शांति से समझेंगे कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं और मैं इसमें मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर हम स्पीकिंग सेक्शन की बात करें तो स्पीकिंग में 2 मॉड्यूल्स यहाँ पे स्पीकिंग के दिए हुए हैं, जो है रीड अलाउड और दूसरा है रिपीट सेंटेंस। ऑलराइट, ये 2 मॉड्यूल है जो स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे आपको सबसे ज़्यादा। एक है 44.3 मार्क्स देता है और एक है 51.8 मार्क्स देता है। तो भाई ये ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले रीड अलाउड की बात करूँ तो मेरे सामने एक एग्जाम्पल भी है रीड अलाउड का, जो कि मैं आपको सुना भी दूंगा एक एग्जाम्पल के साथ एंड में कि भाई इसे कैसे अप्रोच किया जाता है। सबसे पहले इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि भाई ये कौन सी चीज़ में मुझे मार्क्स देगा। सबसे पहले बेसिक सी चीज़ है, प्रोनाउंसिएशन में मुझे 5 मार्क देगा। ऑलराइट, कंटेंट में ये मुझको 5 मार्क देगा और फ्लुएंसी में भी ये मुझको 5 मार्क देगा। तो टोटल ये बन जाएगा 15 मार्क का। ऑलराइट, इसके साथ साथ ये जो है ये होते हैं 10 मार्क के एवरेज, ये इसके 6 मार्क ही देता है मेरे को एवरेज क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि मेरे 6 तो रीड अलाउड आने वाले, जिसके अंदर मुझे 22 मार्क्स स्पीकिंग में मिलने वाले और 22 मार्क रीडिंग में मिलने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये कौन से 2 मॉड्यूल्स में मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को पहले समझो। एक तो मुझे और समझनी कैसे ब्रेक डाउन रहा है मेरे को ऑफकोर्स स्पीकिंग में। पहले कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन को कहते क्या चीज़ होती है। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन यानी स्पष्टता। ऑलराइट, मैं किस स्पष्टता से मैं एक ऐसे बोल रहा हूँ जो कंप्यूटर ने मुझे दिया है और मैं किस स्पष्टता से वो चीज़ बोल पा रहा हूँ। ऑलराइट, अगर ये ऐसे की ही बात करूँ तो seagulls are grey and white birds that often live by the coast. There are 50 different types of gulls. Some seagulls live near freshwater lakes. यानी एक मेरे के अंदर एक स्पष्टता है। ऑलराइट, फिर दूसरी चीज़ है कि फ्लुएंसी आधे लोगों को पता ही नहीं है कि फ्लुएंसी होती क्या है। पीटीई के अंदर फ्लुएंसी का मतलब है आप कितनी एफर्टलेसली वो चीज़ बोल पा रहे हो। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही एफर्टलेसली आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको बता देता हूँ कि भाई मैं कहना कैसे चाह रहा हूँ ये फ्लुएंसी का मामला। Seagulls are grey and white birds that often live by the coast. There are 15 different types of gulls. Some seagulls live near freshwater lakes and rivers. Some seagulls live up to be 10 to 15 years old. Alright, so ये चीज़ है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी मेरे रीड अलाउड में यानी मेरे स्पीकिंग में। दूसरी अगर हम बात करें रिपीट सेंटेंस के बारे में, आ जाओ भाई रिपीट सेंटेंस देख लेते हैं क्या होता है। रिपीट सेंटेंस में भी सिमिलर फॉर्मेट हो जाए क्योंकि वो भी एक स्पीकिंग का ही पार्ट है। ऑलराइट, इसमें भी कंटेंट के लेकिन 3 मार्क्स मिलेंगे जहाँ पे हमें बेनिफिट मिल जाता है। ऑलराइट, मैं आपको बताऊंगा आगे हमें कैसे बेनिफिट मिलता है। इसके अंदर फ्लुएंसी में भी 5 मार्क्स मिलेंगे और प्रोनाउंसिएशन में भी 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी इसके अंदर फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन हो जाता है किंग। ऑलराइट, और कंटेंट में ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना होता रिपीट सेंटेंस कि भाई हमें तो कंटेंट में मार्क्स लाना है, हमें तो इसने जैसा बोला है वैसे ही रिपीट करना है। अरे भाई कोई नहीं बोल रहा तुम्हें पूरा का पूरा रिपीट करो, अगर बोल पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर नहीं बोल पा रहे हो तो फंबल मत करो, कंटेंट और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में अच्छे से ध्यान दो। ऑलराइट, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें लैग कर जाती है कि भाई यहाँ पे ना मैंने प्रॉब्लम्स भी लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है एक नॉर्मल से स्टूडेंट को रिपीट सेंटेंस करते हुए। पहली बात कि भाई ये रिटेन नहीं कर पाता दिमाग में कि भाई इसने बोल दिया फट से 3 सेकंड में और मुझे ये वापस से चीज़ बोलनी है। तो भाई मैं
मैं पहले तो समझ ही नहीं रहा हूँ, मैं उस चीज़ को पहले तो मेमोराइज कर रहा हूँ। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, मेमोराइज करेगा कि भाई इसे कैसे करूँ। कि मेरे सामने एक लिस्ट है, देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि हम ले लेते हैं 5th वाला, ठीक है। 5th यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवॉइड कन्फ्यूजिंग द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस चेंजेस, राइट। तब इस चीज़ को नॉर्मल बच्चा कैसे अप्रोच करेगा कि जल्दी से मैं इसे मेमोराइज कर लेता हूँ, अवॉइड के बाद कन्फ्यूजिंग आएगा, उस कन्फ्यूजिंग के बाद द आएगा, द के बाद कॉजेज आएगा, और उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ दिस चेंजेस। ये चीज़ ना छोटे 2 से 3 वर्ड्स में बहुत अच्छे से काम कर जाती है, लेकिन जहाँ ये 5-6 वर्ड्स की बड़ी सी सेंटेंस आ गई ना, वहाँ पे फंस जाओगे। तो तब क्या करना है, तब उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। अवॉइड कन्फ्यूजिंग एंड कॉजेज दैट अफेक्ट दिस चेंजेस, भाई ये जो चेंज ये चीज़ें कर रही है उसे मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। तो ये तो सबसे पहली प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है, कि भाई मैंने जो मेरे सामने आया तो मैं उसे मगज में उतार नहीं सका। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि भाई उसे समझने की कोशिश करो रैदर देन मेमोराइजिंग, क्योंकि जहाँ पे आप मेमोराइज करने की कोशिश करोगे आपका ब्रेन का जो है ना स्पेस, जैसे हमारे फ़ोन की मेमोरी होती है 20 GB 25 GB, वैसे ही तुम्हारी ब्रेन की एक सर्टेन कैपेसिटी है, उसके बाद से वो रिटेन करना बंद कर देगा। उसके बाद उसको समझना पड़ेगा कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले उस चीज़ को समझो कि ये रिपीट सेंटेंस मुझे कहना क्या चाह रहा है। दूसरी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई फंबल हो रहा है बहुत ज़्यादा। फंबलिंग में तो भाई यही बोल सकता हूँ मैं कि भाई फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करो। सेम चीज़ कंटेंट को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। तीसरी चीज़ कि भाई माइंड ब्लैंक हो रहा है, जैसे ही वो मेरे सामने बोल रहा है कि भाई मेरा माइंड ही ब्लैंक हो रहा है कि यार मुझे बोलना क्या है अब, तो तभी ना आपको रिलैक्स रहना है। कई बच्चों का क्या होता है, और मैं समझता हूँ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, कई बच्चों का क्या होता है पहली 2-3 लाइन छूट गई, फिर लास्ट की 2-3 लाइन याद रह जाती है क्योंकि वो मेमोराइज कर रहे होते हैं। तो वो लास्ट की 2-3 लाइन बोल लेते हैं, तब उनके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं कि भाई यार ये ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं मेरे, मैं इससे चला लेता हूँ। सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना सीखना है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मेरे सामने एक सेकेंड एग्जाम्पल है रिपीट सेंटेंस का कि अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स केम टू द ईस्ट एंड टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव वर्क। ऑलराइट, तो यहाँ पे ना बहुत ही हेफ्टी सी चीज़ लिखी हुई है, जो पहली बार मेरे को अगर कंप्यूटर में से सुनाई दे रहा है ये चीज़, अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स कम टू द ईस्ट एंड लुक फॉर द अल्टरनेटिव वर्क, जाएगी भाई भाई इतनी बड़ी क्या चीज़ बोल दी इसने, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को पहले समझो, ठीक है, और समझनी कैसे, ब्रेक डाउन करके। सबसे पहले अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स, इतनी चीज़ समझो पहले कि भाई अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स, इसको तोड़ो कि भाई किस चीज़ की बात हो रही है। पहले एग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद केम टू द ईस्ट एंड, कहाँ आगे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर वर्कर्स आके करेंगे क्या, भाई ईस्ट आ गए पहले, केम टू द ईस्ट एंड, ईस्ट एंड पे आ गए पहले, ठीक है। टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव वर्क, क्यों आए भाई, ऑल्टरनेटिव वर्क ढूंढने को आए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमको पूरी समझनी पड़ेगी और उसके बाद आप आसानी से ये चीज़ बोल सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था हिंदी में और इंग्लिश में, जिसके अंदर दोनों में सेम कॉन्टेक्स्ट का एक वर्ड रखा गया था, पूरा सेंटेंस रखा गया था, एक सेंटेंस रखा गया था पूरे सेम मीनिंग का। तो बच्चों का एक रिजल्ट आया, उन्होंने रिपीट सेंटेंस को किया और समझा कि भाई जिन्होंने हिंदी में किया था उन्होंने बेटर रिटेन किया क्योंकि उन्होंने वो चीज़ समझ ली, और जिन्होंने इंग्लिश में किया था उन्होंने कम की क्योंकि उन्होंने वो चीज़ समझी ही नहीं थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंस मेकर हो जाता है, समझना और रिटेन करना अपने दिमाग में। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इन रिपीट सेंटेंस। सिमिलरली ये चीज़ राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी काम करेगी, मैं उस पर भी आता हूँ अभी। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें अगर हम इसके बारे में बात कर ले तो भाई इसके कंबाइंड 52 मार्क्स हो जाते हैं। तो समझो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 60 या 65 टारगेट कर रहे हो तो ये सारे मॉड्यूल्स 4 मॉड्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और करने ही पड़ेंगे, और अच्छा स्कोर करोगे तो ही 60 to 65 आएंगे, ठीक है। अगर आपके राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें मार्क्स नहीं आ रहे तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि भाई टेंसेज में इशू आ रहा है इसीलिए आपको नहीं आ रहे, लेकिन भाई इतनी तो बेसिक चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी।
ऑलराइट, अगर समझो यहाँ पे सेम चीज मैं बोल रहा हूँ, पीरियोडिकल इज अ पब्लिकेशन दैट इज इशूड रेगुलरली। अगर मैंने इस चीज का कंटेंट, चलो मैंने इशूड रेगुलरली छोड़ दिया, ऑलराइट, इशूड रेगुलरली मुझे समझ नहीं आया और इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि भाई हो जाता है, तो अ पीरियोडिकल इज अ पब्लिकेशन दैट इज, तो ठीक से ही बोलना है, उसमें फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन काउंट होंगे, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि भले कुछ चीज़ें मेरे से रिटेन नहीं की जा रही है, लेकिन जितनी रिटेन हो रही है मेरे अंदर उतनी मैं इतनी परफेक्टली फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलूँगा। फ्लुएंसी यानी और प्रोनाउंसिएशन यानी मतलब क्या है, सरलता और स्पष्टता से मुझे वो चीज़ें बतानी है। अब तीसरी चीज़ बात कर लेते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, ठीक है। इसकी एकदम डिफरेंट स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है। हाँ, इसमें रिपीट सेंटेंस से बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है, लेकिन इसके लिए अलग से डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइप करना होता है और जहाँ पे टाइप आता है वहाँ पे राइटिंग स्किल्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी, और हर बार फुल स्टॉप लगाना है जब भी आप सेंटेंस को एंड करो। तो यहाँ पे किस टाइप से हमको मार्क्स मिलने वाले हैं ये हम पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स। ये तो हमें पता ही होगा कि भाई अगर 12 वर्ड्स का मुझे सेंटेंस बोला जा रहा है कंप्यूटर से, तो मुझे 12 मार्क्स का ही मुझे इसके अंदर मुझे मैक्सिमम मार्क्स इतने मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं उसी चीज़ पे भी आऊँगा अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉमन डाउट होता है सब में कि कैन आई यूज़ एडिशनल वर्ड। सबसे बड़ा कॉमन डाउट मुझे हर बार लोग पूछते हैं कि भाई कैन आई यूज़ एडिशनल वर्ड्स। तो देयर इज़ अ बिग येस, भाई आप यूज़ करो बिग एडिशनल वर्ड्स, कोई रोक नहीं रहा आपको, इसमें नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, इस चीज़ पे भी मैं आऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई क्या मैं इसके अंदर एडिशनल वर्ड्स यूज़ करूँगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, तो मेरे राइट फ्रॉम डिक्टेशन क्रूशियल सेक्शन होता है उसके अंदर मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा पूरा लिसनिंग बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा, ट्रस्ट मी, यू कैन यूज़ एडिशनल वर्ड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेक्ट वर्ड के मार्क्स मिलते हैं, राइट। यहाँ पे करेक्ट वर्ड के मार्क्स आपको मिलेंगे। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसके अंदर। अगर मुझे यहाँ पे एक सिमिलर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अ पीरियोडिकल इज अ पब्लिकेशन दैट इज इशूड रेगुलरली, ऑलराइट। ये चीज़ मुझे अपने हेडफोन्स में सुनाई दी वाइल राइटिंग फ्रॉम डिक्टेशन, ऑलराइट। तो मैं इसे कैसे बोलूँगा कि भाई अगर मैं एकदम नॉर्मल सा प्रिपरेशन करके गया हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख दूँगा कि पीरियोडिकल की भी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दूँगा, लेकिन आपको नहीं करनी है। पीरियोडिकल इज ए पब्लिकेशन दैट इज इशूड रेगुलरली। मैं भूल गया, ठीक है। तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क्स मिलेंगे, जिसके अंदर मैंने इशू के स्पेलिंग में गलती कर दी, पीरियोडिकल के स्पेलिंग में गलती कर दी। तो 8 में से मेरे हो गए 6, और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से मुझे मिलेंगे 6। क्या करूँ मैं उस चीज़ का, क्या करूँ? ठीक है, अगर आपको 55-60 लाने तो इट इज़ ओके, लेकिन आपको अगर भाई 60 के ऊपर जाना है, 65 लाना है, तो भाई आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ इसमें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को पीरियोडिकल की स्पेलिंग नहीं पता, तो मैं 2-3 स्पेलिंग डाल दूंगा पीरियोडिकल की जो मुझे लगती है करेक्ट होगी। पीरियोडिकल पेरियोडिकल और पीरियोडिकल, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई एक तो करेक्ट होगी ना, कोई एक तो करेक्ट होगी, तो आपका मार्जिन ऑफ एरर ग्रेजुअली कम हो जाएगा, ठीक है। इशूड की स्पेलिंग में आपने प्रॉब्लम कर दी, इशूड अब होनी तो नहीं चाहिए, बहुत ही ईजी स्पेलिंग है, लेकिन फिर भी अगर आपने मिस्टेक्स कर दी तो इशू की क्या आप मिस्टेक कर लोगे?
इशूड डायरेक्टली डी लिख दोगे, ठीक है। तो क्या भाई 2 बार लिख दो इशूड, क्या दिक्कत है? आपके मार्क्स तो कट नहीं करने वाले भाई, वो ये लेगा या ये लेगा। अगर ये रॉन्ग है तो भाई ये चूज़ नहीं करेगा, यही चूज़ करेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड डाल दोगे ना तो इतनी कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाली है आपके साथ। फिर एक्स्ट्रा आर्टिकल्स डाल दो। अगर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो अगर आपने जहाँ जहाँ आर्टिकल्स मिस किए हो गलती से तो ए, एन, द, हैज़, हैव, हैड, बीन, बीन, फ्रॉम, फॉर, टू, सब डाल दो, सब डाल दो, मैं तो कहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही वर्ड्स डाल देने। अगर 12 वर्ड्स की लिमिट है तो यू कैन गो अप टू 16 और 17, ठीक है। या मैक्स टू मैक्स अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो यू कैन गो अप टिल 20, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद सिस्टम भी समझ जाएगा कि भाई ये मेरे साथ कुछ तो इशू कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे एक और कॉमन डाउट है कि भाई नेगेटिव मार्किंग ऑन यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ड, अ बिग नो, नो नो नो, एक्स्ट्रा वर्ड करो यूज़ लेकिन लिमिट में करो, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हमें राइट फ्रॉम डिक्टेशन के 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 26 मार्क हमें राइटिंग में मिलेंगे और 19.7 मार्क लिसनिंग में मिलेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि भाई जो पर्टिकुलरली लिसनिंग का मॉड्यूल है, मुझे लिसनिंग में कम मार्क्स दे रहा है और राइटिंग में ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, तो ये चीज़ है क्योंकि यहाँ पे राइटिंग क्रूशल चीज़ है ना, राइटिंग यहाँ पे बहुत ही क्रूशल चीज़ हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी है, आसानी से समझनी है। एंड में भाई आ जाता है राइट फ्रॉम फिलिंग द रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी 44 मार्क्स का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके नॉर्मली 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बारे में भी देख लेते हैं। 4th चीज़ क्या है हमारी, है रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ प्रायर नॉलेज ऑन टेंसेस। अगर आपको रीडिंग और राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, और आपको अच्छा यानी 85, 80, 90 और 90 स्कोर करना है आपको उसके अंदर, तो आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए टेंसेस का। अगर आपको टेंसेस का प्रायर नॉलेज नहीं है तो कोई वीडियो देख लो, ठीक है। आर्टिकल्स का, एडजेक्टिव्स का, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स कवर होते हैं। तो उसके अंदर मेन तो है टेंसेस का, पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे ही फ्यूचर, ऐसे ही सारी चीज़ें देख लो एक बार। फिर आर्टिकल्स देख लो, आर्टिकल्स में क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 80, 75, 80, 85 लाने तो टेंस करने पड़ेंगे, लेकिन माय फ्रेंड अगर आपको 70 या 70 से कम लाना है, नॉट 70 से कम लाना है, या आपको 60, 65, 55 उतनी रेंज में लाना है, तो टेंसेस होते हैं इम्पॉर्टेंट, लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि उसके 2 ब्लैंक्स ग्रामर के होते हैं। टोटल 7 ब्लैंक्स होता है, तो 7 - 2 करोगे कितना होगा, 7, 6, 5 मार्क्स, जो कि इनफ होता है अगर आप 60 या 65 के लिए जा रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो फिर आपको भाई उसमें 5 में भी सक्सेस रेशियो उसका फुल होना चाहिए, हैं, तो 5 के 5 आ जाने चाहिए फिर, जो कि स्पेलिंग्स का होगा, राइट, स्पेलिंग का ब्लैंक एक होगा, फिर दूसरा वर्ड फॉर्म करना होगा, फिर एक कॉन्टेक्स्ट पे होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कॉन्टेक्स्ट पे होगा कि कहना क्या चाह रहा है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और उसके बाद उस ब्लैंक को फिल कर देना है, ऑलराइट। ये ना रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स बिगिनिंग में बहुत टफ लगेगा आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा कि भाई ये मैं कहाँ फंस गया, हर एक ब्लैंक मेरा रॉन्ग हो रहा है।
और मोटिवेशन सी डाउन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर होती जाएगी। और अगर आप कुछ एडिशनल करना है तो भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे, 15 मिनट पढ़ो यार दिन के, ठीक है। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो अपने आप के लिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है टाइम इतना, तो इतने तो बिजी नहीं हो चुके तुम लोग, ठीक है, कि 10 मिनट नहीं निकाल सकते इंग्लिश पढ़ने के लिए। भाई निकाल लो, एक बेसिक सा फंडामेंटल आइडिया आ जाएगा कि इंग्लिश लिखी कैसे जाती है और इसके टेंसेस काम कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको एक बार समझ में आ जाएगी, फिर ये बहुत ही इजी मॉड्यूल हो जाएगा, इजी सेक्शन हो जाएगा आपके लिए पूरा रीडिंग। बहुत ही बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं मार्क्स आ रहे? क्योंकि समझ ही नहीं रहा वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो समझ ही नहीं रहा, डायरेक्ट तुक्के मार रहे। 4 ऑप्शन दे रहे, उसमें से तुक्के मार रहे हैं सब। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट पहले समझना है, टेंसेस समझना है। टेंसेस कैसे समझने हैं? यूट्यूब पे जाओ, वीडियो लिखो टेंसेस, बहुत शानदार वीडियोस ऑलरेडी है यूट्यूब पे, ठीक है। समझो टेंसेस, एडजेक्टिव समझो, आर्टिकल समझो। मैं नहीं कह रहा पूरा डीप डाइव करके देखो ए एंड द, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी। बेसिक सी नॉलेज, फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए कि भाई पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, फिर आते हैं कि भाई ये मैंने पहले ही बता दिया कि नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ, कि भाई ये क्या कॉन्टेक्स्ट कहना चाह रहे हैं, कि भाई ये जो पैरा है मेरे सामने जिसके अंदर मैं तुक्के मार रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आप तुक्के नहीं मार रहे हो, लेकिन काम की चीज़ है ना, इस वजह से पहले टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद आसानी से जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। और समझो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ऐसा नहीं कि भाई ये वीडियो देख लिया तो भाई मोटिवेशन जग गया, हाँ कर लूँगा। प्रैक्टिस भी करनी, ठीक है। एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करने सारे के सारे सेक्शंस के 30 क्वेश्चन करने दिन में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन करना है, ठीक है। और अच्छे मार्क्स लाने हैं पीटी एकेडमिक के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई ला दिए 55 मार्क्स 50 मार्क्स, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतनी है तो ला दो, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अगर 60-65 है तो भाई करनी पड़ेगी ना मेहनत उसके लिए भी, क्या करोगे फिर? तो प्रैक्टिस करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो उधर से देख लेना, ऑलराइट। उधर से देख लेना वो चीज़। एंड एक ही चीज़ लास्ट में जाते जाते बोलूँगा कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मोटिवेशन एक आ जाती है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नया चैनल बना। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग चीज़ों के साथ, और मिलते हैं आपको। बाय बाय।